अमेरिका सोवियत बने, नव दिक् रचना के वाहक। जैसा कि अमेरिका और सोवियत रूस देश के संसार के अग्रणीय देश हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, तो कवि कह रहा है कि उन्हें इस रचना के नव दिक् रचना के वाहन, यानी ये जो नई दिशाएं हैं जो बनने जा रही हैं, जो नए हालात आगे संसार के होने हैं, उसको बनाने के कारण बनने चाहिए, उनके आधार बनने चाहिए। वो संसार को इस रास्ते पर लगाने के लिए जिम्मेदार हैं कि अब नया युग आएगा, नया युग हम ये कैसे इसमें एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करेंगे, कैसे हम सब एक परिवार की भांति मिलजुल कर रहेंगे, इस बात को संसार में चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनको सब दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। जीवन नव दिक् रचना के वाहन जीवन पद्धतियों के भेद, और संसार में अनेक जीने की पद्धतियाँ हैं, अनेक रीतियाँ हैं, उनमें समन्वय किस प्रकार हो, उनको उसमें उसका समन्वय करने के लिए, उनका मेल करने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाएं तथा हमारा मन विस्तृत हो। विस्तृत मतलब हम ऊंची सोचें, सारे संसार के विषय में सोचें, सिर्फ राष्ट्रवाद हो नहीं पढ़कर सिर्फ अपने ही राष्ट्र की बात को न सोचें। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और सोवियत को इसका नेतृत्व करना चाहिए। और क्या करें? अणुयुग बने धरा जीवन हित। ये जो अब अणुयुग, जो नए नए इसमें हथियार, नए नए शस्त्र, नई नई अनेक चीज़ें, शक्ति के साधन ये अणु से लिए जा रहे हैं, अणु जो, तो इसलिए इसे अणुयुग कहा गया है क्योंकि इसमें अणु का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। सभी चीज़ों में, शक्ति के जितने भी साधन हैं सब में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कवि का कहने का भाव ये है कि ये अणुयुग इस संसार की, इस पृथ्वी के जीवन के हित के लिए हो, इसको नष्ट करने के लिए, संहार के लिए नहीं कि हम अणु बम वगैरह बना करके संसार को नष्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने शक्ति के साधन हैं उनमें इसका प्रयोग करके इसका लाभ उठाना चाहिए। अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, और ये पृथ्वी पर ऐसा वातावरण बना दे जैसा कि स्वर्ग में होता है, जहाँ सब सुखी सुख होता है। तो ये स्वर्ग बनाने का साधन बने, इस संसार को नष्ट करने का साधन न बने। मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करें आत्मार्पण। और मनुष्य, संसार के मनुष्य जितने भी राष्ट्र हैं वो सब ये कहें कि संसार जो है, ये विश्व है, यही सत्य है, इस पर मानवता जो है, हमें मानवता की पूजा करना चाहिए। और राष्ट्र जो हैं वो सब अपना आत्म समर्पण कर दे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए हर वक्त तत्पर रहें। तब ये जो चंद्र युग जिसको पुकारा गया है, इसकी सफलता इसी में होगी कि ये अमेरिका और सोवियत रूस इस कार्य को करने में इन्हें आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और समस्त संसार को समझा करके
विश्व को एक परिवार मान करके सब राष्ट्रों को अपना अलग अलग स्वार्थ नहीं करके पूरा करके, बल्कि पूरी मानवता के लिए कार्य करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो हाँ ठीक है। तो धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। धरा और चंद्र की, यानी इस पृथ्वी की और चंद्रमा की, जो आपस की बहुत इसमें प्रेम है, एक दूसरे से ये संयुक्त हैं, बंधे हुए हैं, एक दूसरे का संबंध है। ये बात पुरातन काल से ही, पुराने ज़माने से ही प्रसिद्ध रही है। तो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस प्रकार हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, मतलब जिस तरह चंद्रमा का मुख देख करके, यानी चंद्रमा को देख करके पूर्णमासी के दिन सागर में ज्वार आता है, इसी प्रकार कहते हैं कि चंद्रमुख, ये कवि लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं चंद्रमुख का, यानी चंद्रमुख से तात्पर्य है सुंदर मुख। तो इस प्रकार भी मनुष्य के हृदय में चंद्रमुख शब्द को सुन करके हृदय में आनंद प्राप्त करता है मनुष्य। तो ये सब कवियों की कल्पनाएं हैं, उनका कहना है, और ये बहुत पुराने ज़माने से, पुरातन काल से चला आ रहा है। इसी प्रकार धरा का और चंद्रमा का संबंध, और अब तो ये बहुत ही नज़दीक हो गया है, निकट हो गया एक दूसरे के। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम इसका वो लिखेंगे प्रसंग, और इसके प्रसंग में लिखेंगे हम कि इस पद्यांश में वैज्ञानिक युग तथा अणुशक्ति के मानव कल्याण हेतु होने की कामना की गई है। और इसका काव्य सौंदर्य होगा, भाषा इसकी शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, और अलंकार अनुप्रास रूपक तथा श्लेष अलंकार है, और मानवतावादी दृष्टिकोण, विश्व बंधुता का संदेश, गुण प्रसाद गुण, रस अद्भुत और शान, और शैली इसकी लाक्षणी। और इसमें वैज्ञानिक उपलब्धि को भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये इसका काव्य सौंदर्य हो। इस प्रकार इस पाठ का अध्ययन समाप्त हुआ। धन्यवाद।